अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिम इंजीनियर फिजिक्स टीचर और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के ऊपर है और आज हमने इसका इंट्रोडक्शन भी करना है और जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा असम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर के ऊपर, इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर कि इसमें हमने क्या चीज़ें डील करनी है। तो स्टूडेंट, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है और इसमें बेसिकली हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को डील करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली रिलेशनशिप ऑफ एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी का दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन को इस चैप्टर में हमें डील करना है बेसिकली। ठीक है, और इनका आपस में आप ये कह सकते हैं रिलेशनशिप क्या है और कन्वर्जन क्या है, किसके बिटवीन, हीट एनर्जी का दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ। ठीक है, मतलब हीट एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपके पास है उसमें कन्वर्जन को हमने डील करना है यहाँ पे। और ये इसमें इसी चैप्टर में हमने बेसिकली थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी डील करेंगे। तो ये हमारा मेन चीज़ क्या है कि हीट को रिलेशन को डील करना है या कन्वर्जन को डील करना है आपने अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ। ठीक है, और इसी तरह से बुक को आप देखेंगे ना तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ उससे लिखा गया है, जिसमें पहली लाइन के ऊपर आपने इसकी डेफिनेशन मार्क कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक और लाइन ऐड कीजिएगा कि थर्मोडायनेमिक्स प्लेज अ की रोल इन टेक्नोलॉजी सिंस ऑलमोस्ट ऑल द रॉ एनर्जी अवेलेबल फॉर आवर यूज इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि मतलब जो भी हमारे पास रॉ में एनर्जी मौजूद है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसलिए आपने ये पहला पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स के साथ ये ऐड कर लेनी है चीज़ कि ये एक की रोल प्ले कर रही है टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और दूसरा आपके पास आ गया जी, अब मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है असम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। अब स्टूडेंट, काइनेटिक थ्योरी क्या है और ये ऑफ गैसेस, मतलब ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और इसकी ना असम्पशंस हैं कुछ कि ये पॉइंट्स वैलिड हूं तो फिर काइनेटिक थ्योरी उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी का मतलब क्या कहता है, ये एक्सप्लेन कर रही है बिहेवियर ऑफ डिफरेंट गैसेस बेस्ड ऑन मोशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, उनकी पार्टिकल्स की मोशन के ऊपर बेस कर रही है। एंड दिस थ्योरी प्रोवाइड्स मैक्रोस्कोपिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गैस प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इन सब के रिलेटेड हम इसमें डील करेंगे, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स और मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स को भी हम देखेंगे इस काइनेटिक थ्योरी को। ठीक है, ये सारी चीजें इसको एक्सप्लेन कर रही हैं। तो यहाँ पे कुछ असम्पशंस हैं, यहाँ पे 8 असम्पशंस दी गई हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप इसकी सिर्फ हेडिंग्स को प्रिपेयर कर लें, ठीक है, हेडिंग्स आपको याद हो जाएंगी तो आप इसमें लिख भी सकेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ हेडिंग्स मेंशन की हैं, अगर आप बुक पे देखेंगे तो इसमें 2-2 3-3 लाइनें उसने ऐड की हुई हैं। हम इसको समझते भी हैं, साथ रीडिंग भी करेंगे इसकी। तो सबसे पहले आपके पास है जी, गैस पार्टिकल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। इसका पहला पॉइंट क्या है कि गैस के पार्टिकल्स इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन होते हैं। अब स्टूडेंट, रैंडम मोशन क्या है कि हर पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा रैंडमली। ये नहीं होगा कि एक ही पॉइंट के गिर्द मूव कर रहा है, स्पिन मोशन है, एक्सिस के गिर्द नहीं है, किसी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। लेकिन क्या होगा कि जैसे ये मूव स्ट्रेट लाइन में कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही किसी वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करेगा या दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा, ये वाला पार्टिकल अगर इस पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है तो फिर डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, फिर ऑर्बिट आप कह सकते हैं कि रैंडमली मूव कर रहा है, स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन होता है आपके पास। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे ये लाइंस हम रीडिंग भी कर लेते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स इन परपेचुअल रैंडम मोशन। ठीक है, परपेचुअल मतलब ये आपको पैटर्न लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगा। और दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल दे कोलाइड विद इधर एंड अदर मॉलिक्यूल्स और वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और कहते हैं कि ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा जब तक ये किसी दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड नहीं कर लेता या वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करके अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर लेता। तो पॉइंट अगर हेडिंग याद है तो आप इसे लिख सकते हैं उसमें। अब सेकेंड पॉइंट आपके पास नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल। अब स्टूडेंट, इस गैस पार्टिकल का ओवरऑल गैस के कंपैरिजन के लिहाज से
जो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, वो नेग्लिजिबल होता है। तो यही पॉइंट आप यहाँ पे कहेंगे, द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। मतलब ये टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के लिहाज से इस पार्टिकल का अपना वॉल्यूम क्या होगा, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम इसको नेग्लिजिबल कहते हैं। और दिस मीन्स दैट पार्टिकल आर कंसिडर्ड पॉइंट मैसेज विथ नो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम। तो इसी वजह से हम इनको क्या कहेंगे, पॉइंट मैसेज के नाम देंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट पॉइंट मैसेज क्या है, जैसे पॉइंट चार्जेस आपने डील किया था कूलम्स लॉ में। अब आप ये कह सकते हैं कि इनका जो पार्टिकल का अपना वॉल्यूम है, इनके बिटवीन डिस्टेंस के लिहाज से वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है। और इसी वजह से आप यहाँ पे पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि विथ नो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम। ठीक है, पॉइंट मैसेज है विथ नो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम। और ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया जी। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे है कि नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब स्टूडेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इंटरेक्शंस। ठीक है। तो इंटरेक्शंस का मतलब है यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्सेस नहीं होंगी। ओके। तो ये आइडियल गैस के लिए हम डील कर रहे हैं। ये सारी की सारी असम्पशन आपके पास आइडियल गैस के साथ सिमिलर। तो आप ये कह सकते हैं देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। तो इसमें क्या आ जाएगा, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और यहां पे आप ये कह सकते हैं, द पार्टिकल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स। उसी वक्त फोर्स लगेगी जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। ठीक है। अदरवाइज ये एक दूसरे के ऊपर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे इनकी जो कोलिजन है वो क्या होगी, फोर्थ पॉइंट कह रहा है जी इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या कहता है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। कोलिजन आपके पास इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं है, जीरो है और कांस्टेंट रहेगी मतलब यहाँ पे। ठीक है। और दिस मींस दैट देयर इज नो नेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या रहेगी जी, कंजर्व्ड रहेगी। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट आपने यहाँ पे ऐड कर लिया। उसके बाद है जी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ओके। तो पॉइंट 5 है जी, a gas contains a large number of particles. The large number slows for the statistical method to describe the properties of gases. तो यही हमें इसके ऊपर फिर स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करेंगे, स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस को यूज करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके। उसके बाद आ जाता है जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। कैसे जी, अब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं जी, यहाँ पे आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये गैस की जो रैंडम मोशन है ये पहले की निस्बत तेज हो जाएगी। जब यहाँ पे इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जी, आप कहते हैं जी 1/2 mv²। तो वेलोसिटी बढ़ाने से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो कहता है यहाँ पे इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं ये काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर। Average kinetic energy is directly proportional to the temperature. Okay. और this implies that the temperature increases, the speed of gas particles also increases. तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस पार्टिकल्स की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, और आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब स्टूडेंट प्रेशर ड्यू टू पार्टिकल कोलिजन्स। अब पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ। इसका मतलब जब वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर देंगे कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस। ठीक है, पार्टिकल विद द वॉल्स। तो क्यों प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं, तो ये कोलिजन की वजह से क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद है जी टाइम ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल। टाइम ऑफ कोलिजन क्या होता है, नेग्लिजिबल। मतलब जब इनके एक दूसरे के साथ कांटेक्ट है वो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, नेग्लिजिबल कह सकते हैं इस कोलिजन के रिस्पेक्टिव से। जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट ऐड किया कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, इसका मतलब जैसे ही कोलाइड करेंगे फिर से आपके पास सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल इज एक्सट्रीमली शॉर्ट कंपेयर टू द टाइम बिटवीन कोलिजन्स। ओके। और उसके बाद दिस असम्पशंस सिंप्लीफाइज द एनालिसिस ऑफ पार्टिकल डायनामिक्स। कहता है कि ये जो असम्पशंस हमने डील की हैं ये बेसिकली पार्टिकल
डायनामिक्स को, एनालिसिस को हमारे लिए सिंप्लीफाई करती है, उसको आसान करती है। अगर हम किसी गैस के लिए ये assumptions कर लेंगे तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज को, जो कि आपके पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इनको स्टडी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने बेसिकली डील किया assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, और आज हमारा टॉपिक है रियल गैस और आइडियल गैस के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस टॉपिक में, और उसकी कुछ अजम्पशंस के ऊपर हमने बात की थी, जो कि 8 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कहा था कि गैस पार्टिकल आर स्टेट इन रैंडम मोशन होते हैं, उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती है, नहीं होती, और उनमें एनर्जी को आपके पास कंजर्व रहती थी। ठीक है, और इसी तरह से हमने ये डिफरेंट इसकी असम्पशंस पढ़ी थी, और फिर हमने कहा था कि जो ये असम्पशंस फुलफिल करेगा जो गैस, वो आपके पास आइडियल गैस कहलाती है। ओके, आज हमने बात करनी है कि लिमिटेशंस क्या थी उस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट, जैसे अभी मैंने डिस्क्राइब किया है, कि ये जो असम्पशंस थी ये सिर्फ किसके लिए थी, काइनेटिक थ्योरी होल्ड ट्रू फॉर आइडियल गैस। ये किसके लिए है जी, आइडियल गैस के लिए। मतलब जो 8 पॉइंट थे, जो भी गैस उन पॉइंट्स को फुलफिल करेगी वो आइडियल गैस कहलाएगी। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी के ऊपर जो डिफरेंट उसके पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, ये सारे को फुलफिल करे तो आपके पास क्या है, आइडियल गैस है। इसका मतलब क्या है कि आइडियल जो रियल गैसेज हैं, अब कोई भी आइडियल गैस नहीं है, ऑल गैसेज आर रियल गैसेज। ठीक है, जिसमें आपके पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सारी की सारी क्या है, रियल गैसेज हैं। इसका मतलब ये सारी जो रियल गैसेज हैं ये डेविएट करती हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो 2 पॉइंट हैं, एक इनका फाइनाइट मोलिकुलर वॉल्यूम होता है, ठीक है, फाइनाइट मोलिकुलर वॉल्यूम होगा इसका, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी होंगी, क्योंकि जो भी आप गैस की जब आप बात करते हैं किसी भी कंटेनर में, तो उसमें जो भी 2 पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो उनको आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का नाम दिया था। तो एक क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से रियल गैस डेविएट करती है उस पॉइंट को, और दूसरा आपके पास क्या होगा, उनका फाइनाइट मोलिकुलर वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स की वजह से आपके पास क्या है कि रियल गैस जो है ना वो डेविएट करती थी आइडियल गैस थ्योरी से, और जिसको आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस का नाम दिया था। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट आपने ऐड करना है कि काइनेटिक थ्योरी प्रोवाइड्स सम माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ गैस बिहेवियर। तो ये जो काइनेटिक थ्योरी है ये आपके पास माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर क्या होता है, जैसे आपने प्रेशर की बात की, आपने वॉल्यूम की बात की, आपने टेम्परेचर की बात की, इन्हीं फैक्टर्स को हम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इनका माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं, काइनेटिक थ्योरी इसके रिलेटेड है। और स्पेशली गैस, रियल गैस कब डेविएट करती है आइडियल गैस से, इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, जब आप कहेंगे हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे। जब हाई प्रेशर हो और लो टेम्परेचर हो तो रियल गैस जो है ना वो काइनेटिक थ्योरी को फुलफिल नहीं करेगी। ठीक है, उसे डेविएट करेगी उसके पॉइंट से, उसकी असम्पशंस को फुलफिल नहीं करेगी। तो इसमें हमने मेन पॉइंट्स क्या देखे हैं कि जो असम्पशंस थी वो सिर्फ किसके लिए हैं, आइडियल गैस के लिए हैं, और जितनी भी रियल गैसेस हैं वो इससे डेविएट करती हैं किस रीजन पे, उनके फाइनाइट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, और सेकंड पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके, और फिर आपने कहा कि ये स्पेशली कब होगा, जब हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा। लो टेम्परेचर पे गैसेस की डेंसिटीज बढ़ जाती हैं, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और हाई प्रेशर पे भी यही आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। और आप ये कह सकते हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक आपको अप्रोच अप्लाई करते हैं आप गैस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। तो ये थे आपके पास रियल गैस के लिए कुछ पॉइंट्स थे कि किस वजह से रियल गैस जो है ना वो डेविएट करती है मोलिकुलर थ्योरी से। ठीक है, काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट है जी इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस, कि जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो उसके लिए कोई इक्वेशन ऑफ स्टेट भी है बेसिकली। तो आइडियल गैस क्या होगी, आप कहेंगे कोई भी गैस दैट ओबेज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, कोई भी गैस जो काइनेटिक थ्योरी को ओबे कर रही है वो आपके पास क्या कहलाएगी जी, आइडियल गैस। ये हो गया एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन कि आइडियल गैस क्या है। तो आप कहेंगे कोई भी गैस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ओबे करे वो आइडियल गैस कहलाएगी। अब आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन स्टूडेंट आपने याद रखनी है, जिसको आप आइडियल गैस इक्वेशन का नाम लेते हैं। ये है PV = NRT।
तो इन सब वेरिएबल्स को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। P प्रेशर को डिनोट करता है, ठीक है, V फॉर वॉल्यूम, N इज अ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए गैस, और R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आपके पास फिक्स है 8.3145 जूल पर मोल पर केल्विन। अब ये वैल्यू आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती है, R की वैल्यू क्या है, ठीक है, ये R आपके पास क्या है, इसको आप कहेंगे ये गैस कांस्टेंट है, ठीक है, इट इज अ गैस कांस्टेंट और इट्स वैल्यू इज 8.3145 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपका पॉइंट जो है ना पूछा जाएगा। तो ये आज का बेसिकली टॉपिक सारा एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। और नेक्स्ट आपने इसमें स्मॉल एन को डिनोट किया कि ये क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए गैस, ये भी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, अब देखिए ये बेसिकली एन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है और यहाँ पे आपके पास क्या है, गैस कांस्टेंट है, और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस, ऑफ एन आइडियल गैस, क्योंकि हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन किसके लिए है, आइडियल इक्वेशन के लिए। और आइडियल इक्वेशन क्या होगी, जो आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को ओबे कर रही है, वो आइडियल गैस कहलाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या एमसीक्यूज के लिए पॉइंट बनाया कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट गैस, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्टेट आ गई और उसके लिए हमने एक एमसीक्यूज के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मार्क कर लिया, जो कि आपके पास ये पॉइंट है, ओके। अब हम बात करते हैं कि क्या रियल गैस टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, कि कौन सी कंडीशंस हैं जिनके ऊपर आपके पास जो रियल गैस है वो भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। अब स्टूडेंट इसके लिए पॉइंट आपने देखा कि आपने कहा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि रियल गैस क्यों डेविएट कर रही थी, कि उसका फेवरेट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम था और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी और उनमें डिस्टेंस क्या था आपके पास, वो ग्रेटर था। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं फॉर अ रियल गैस टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, कि रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, लाइक एन आइडियल गैस सम कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। एक कंडीशन क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास मॉलिक्यूल की, ये क्या होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए, बहुत ही कम, ठीक है। और इट एंड दिस हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो। इस स्टेट में एक पॉइंट ये है कि जिसमें रियल गैस की तरह बिहेव करेगी, आपके पास आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो, क्या है स्टूडेंट, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। अब ये दूसरा पॉइंट जो है इसको हम प्रूव करते हैं यहाँ पे कि ऐसा क्यों होगा। तो इसके लिए आपने आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ पॉइंट्स पुट करने हैं, एन की वैल्यू। अब एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, तो क्लास 9 केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ गैस ओवर मोलर मास ऑफ दैट गैस। कि मास जो गैस का मास है उसको अगर आप उसके मोलर मास से आप डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मास को अगर आप m से डिनोट कर रहे हैं, जैसे आप कहते हैं कि 12 ग्राम ऑफ दैट गैस, तो वो 12 ग्राम उसका मास है। और मोलर मास आप जैसे ऑक्सीजन का मोलर मास है आपके पास क्या आ जाता है, 16 है, ठीक है। इस तरह से कार्बन का आपके पास 12 है, ये सारा आपके पास क्या है, इसके मोलर मासेस है। तो मास को मोलर मास से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू है n की, ये आपने आइडियल गैस इक्वेशन में पुट कर देनी है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी आपके पास, PV इज इक्वल टू nRT। इस n की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दें। जैसे ये आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे m ओवर v, अब आपने क्या करना है, इस m को इधर ले आए और इस v को इसकी जगह पे रिप्लेस कर दें। जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और v इधर डिवाइड हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन हमने बनाना था मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है जी, डेंसिटी के इक्वल होता है। इसका मतलब इस पूरे की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डेंसिटी, जिसको रो से हम डिनोट करते हैं, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ओके। अब ये आपके पास बन गया जी P, कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मोलर मास, P प्रेशर, रो डेंसिटी, R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपने पीछे देखी, और T यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको आप अगर डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये जो R और T इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या होंगे, इधर
डिवाइड हो जाएंगे तो रो इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, पी एम ओवर आर टी की इक्वल होती है। अब यहाँ पे एम मोलर मास है जी और आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, तो ये दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू है, मोलर मास भी और हर गैस के लिए उसका मोलर मास फिक्स है। ठीक है, जैसे मैंने ऑक्सीजन की एग्जांपल दी, हाइड्रोजन की एग्जांपल दी, उसका 1 है आपके पास, ठीक है, हीलियम का आपके पास 2 है, तो इस तरह से डिफरेंट आपने एग्जांपल है। अब यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे आपने ये देखा यहाँ पे आर इज इक्वल टू 8.3145 जूल पर मोल पर केल्विन, और इस तरह से मोलर मास भी फिक्स है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का हमने एग्जांपल ली। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे रिलेशन बना सकते हैं कि अगर दो कांस्टेंट को आप रिमूव करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट एम और आर को आप रिमूव करेंगे ना तो ये इक्वल किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर प्रोपोर्शनैलिटी में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आप ये कह सकते हैं ना कि डेंसिटी कब लो होगी। अब मुझे आपने बताना है कि डेंसिटी कब लो होगी, जब प्रेशर क्या होगा, क्योंकि प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इसके साथ इनवर्स रिलेशन है, तो मतलब टेम्परेचर हाई होना चाहिए। हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। तो यही पॉइंट हमने कहा कि डेंसिटी विल बी लो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब स्टूडेंट यही पॉइंट हमने कहा था कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे भी क्या होता है, एक जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। अब ऐसा क्यों होता है जी, जब हमने कहा कि अगर प्रेशर हम कम कर देंगे और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डेंसिटी गैस की क्या होगी, कम होगी। जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि उनमें जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेंसिटी कम होने की वजह से क्या है, लेस डेंस होने की वजह से उसमें जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस हो जाएगा। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, जिसको आप कहेंगे नेग्लिजिबल होगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती जाती हैं। ठीक है, तो लो डेंसिटी लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, और जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी। और इसी तरह से क्या हो जाएगा, जब मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रियल गैस है वो अप्रोच कर जाएगी किसको, आइडियल गैस को। ओके, तो ये था आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन कि रियल गैस कैसे बिहेव करती है। तो ये आपने एक पॉइंट ये याद रखना है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, और दूसरा अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल हो और काइनेटिक एनर्जी हो सिर्फ उसके पास, तो एक रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। ओके, और लेकिन ये सम कंडीशंस के ऊपर ही, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, थर्ड जो टॉपिक इसमें हमने देखना है वो है आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। और आइडियल गैस इक्वेशन आपने अभी देखा PV इज इक्वल टू nRT। अब n मैंने क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। अब स्टूडेंट एक मोल ऑफ गैस किसके इक्वल होता है, ये आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पर यूनिट एवोगैड्रो नंबर्स। ठीक है, तो अगर आप n यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑफ गैस, कोई भी गैस है उसके आप नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स को अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो उसमें आपके पास क्या आ जाता है, एक मोल बन जाता है। ये भी केमिस्ट्री में क्लास 9 में फॉर्मूला था। और यहाँ पे आपने देखना है एवोगैड्रो नंबर को Na से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। ठीक है, या मॉलिक्यूल्स जो भी आप कह सकते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। तो इस तरह से n को Na से एवोगैड्रो नंबर से, नंबर ऑफ एटम को एवोगैड्रो नंबर से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 मोल की डिफाइन आपने ये पूछी जा सकती है, बुक में लिखी हुई है। और यही वैल्यू आपने क्या करनी है, इस n की जगह पे पुट कर देंगे। स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर Na। जैसे आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे फिर आपने R ओवर Na करना है जी। क्या करेंगे हम, R ओवर Na, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को अगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो गैस कांस्टेंट है उसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो जैसे गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, और इसको KB से आप डिनोट करते हैं, K कैपिटल B। तो ये आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाता है। और इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आया हुआ है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1.38 मल्टीप्लाई
-23, इसकी वैल्यू +23 में होती है, इसकी वैल्यू -23 में होगी जूल पर केल्विन। ओके, तो ये यूनिट भी याद रखने हैं, इसकी वैल्यू भी याद रखनी है। तो जैसे ही आप अब ये जैसे आप देख सकते हैं कि आपके पास इक्वेशन क्या बनी थी, ये वाली। अगर आप इस इक्वेशन 2 को देखें तो ये थी PV इज इक्वल टू N/NA इंटू RT। अब स्टूडेंट आपने जस्ट इसको यूं कर लें, PV इज इक्वल टू NR/NA इंटू T। अब R/NA की जगह हमने क्या पुट कर दिया जी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट NT, तो PV इज इक्वल टू KB/NT आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास R ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी। तो इस तरह से आपने ये जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे NT आएगा आपके पास, ठीक है। और इस तरह से ये इक्वेशन आपने जो डील की है, इसको हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है कि आइडियल गैस को इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप लिखें। और फिर आपके पास है ये भी है, रियल गैस कब आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करेगी, फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट, के की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, और रियल गैस के लिए क्या पॉइंट्स थे, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। आज हमने गैस लॉस के ऊपर बात करनी है। और स्टूडेंट इसके लिए आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ये गैस लॉ किस लिए है, आइडियल गैस के लिए, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा कि आइडियल गैस क्या है, आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है, ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन की बात की। तो आज हमने गैस लॉस की बात करनी है। स्टूडेंट इसके लिए आपने याद रखना है, ये जो गैस लॉ है ये बेसिकली 3 स्टेट फंक्शंस को रिलेट करते हैं, जो कि प्रेशर, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इन 3 स्टेट्स फंक्शन को जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं। क्वांटिटी ऑफ गैस को ये बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और अगर इनमें से एक चेंज होता है, जैसे प्रेशर आप चेंज करते हैं तो क्या होगा, या वॉल्यूम इफेक्ट होगा या टेम्परेचर इफेक्ट होगा। मतलब सपोज कर लें कि प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम इफेक्ट कर रहा है, इसका, और जो थर्ड चीज है वो कांस्टेंट रखनी है आपने। तो इन सारे लॉस में क्या होना है कि अगर प्रेशर चेंज करने से क्या होगा, दूसरे वेरिएबल टेम्परेचर या वॉल्यूम इफेक्ट होगा, वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अगर आप प्रेशर को चेंज कर रहे हैं तो इससे अगर सपोज करें कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो फिर इसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, थर्ड वेरिएबल को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। या अगर कह लें कि प्रेशर चेंज करने से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि ये दोनों इफेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो ये आपने रिलेशन याद रखना है कि विद द चेंज इन वन वेरिएबल, अगर आप एक वेरिएबल को चेंज करेंगे सेकंड वेरिएबल चेंज होगा, लेकिन जो थर्ड वेरिएबल है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब इन दोनों में से, इन तीनों वेरिएबल में से क्या होगा कि अगर सपोज करें P और V का रिलेशन है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट है, एक को चेंज करें दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो इसका मतलब जो थर्ड वेरिएबल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये बेसिकली हमें गैस लॉस बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जो गैस लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है जी, सबसे पहले एमसीक्यूज आता है जी, किसने और कब इसको इंट्रोड्यूस किया, रॉबर्ट बॉयल है, और ये 1662 में इसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और ये बेसिकली इसमें देखिए स्टेट्स दैट फॉर अ फिक्स्ड मैस, मतलब ये ना हो कि गैस का, आइडियल गैस का मैस ही चेंज हो जाए। मतलब आप एक फिक्स क्वांटिटी ले लें किसी भी आइडियल गैस की, और इसके लिए क्या होगा, प्रेशर एक्सेप्टेड बाय द गैस वेरीज इनवर्सली विद द वॉल्यूम। ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन। जैसे आप एक कंटेनर ले लें, आपके पास है 5 kg का एक सिलेंडर है या कंटेनर है, उसमें आप गैस को फिल करते हैं जी 1 kg, फिर उसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने से। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन ये कब होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ये भी हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही आप इसमें से गैस के पार्टिकल हैं, इसके ऊपर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब इनवर्स रिलेशन है। तो ये बॉयल्स लॉ ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, और कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो इसको अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, और फिर आप इस v को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये MCQs आया हुआ है कि बॉयल्स लॉ इज गिवन बाय, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखी होंगी जिसमें एक इक्वेशन ये भी होगी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन किसकी है जी, बॉयल्स लॉ की है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है यहाँ पे।
अब स्टूडेंट यहाँ पे इसका ग्राफ भी रिप्रेजेंट किया गया, इस एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिया आपने और वाई एक्सिस पे आपने प्रेशर लिया। अब जब भी कांस्टेंट आपके पास इनवर्स रिलेशन हो तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन नहीं आती, कर्व आती है। तो ये इस तरह से कर्व लाइन आपके पास बनेगी। सपोज करें कि ये एक पॉइंट आपने ले लिया जी P1 V1, ठीक है, ये पॉइंट आपने ले लिया और इसी तरह से एक ये दूसरा पॉइंट आपके पास इस साइड पे, यहाँ पे इस साइड पे क्या होगा P2 और इस साइड पे क्या होगा V2 होगा। तो ये दो पॉइंट्स आपने लिए और इस तरह से कर्व ड्रॉ कर दी। तो ये बेसिकली आइसोथर्म कर्व हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आप इसी चैप्टर में हम डील करेंगे इसको। तो आप ये देखिए कर्व क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन हो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, अगर आप पे इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे तो कर्व बनती है कोई भी, ठीक है। तो ये आपने देखा। और इसी तरह से जो इस पॉइंट पे आपके पास P1 और V1 का रिजल्ट आएगा, P1 इंटू V1 दोनों का प्रोडक्ट, वही यहाँ पे भी प्रोडक्ट सेम रहेगा। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या है आपके पास कम है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है इस साइड पे, सॉरी वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा वही इसका प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ओके, अब हम सेकेंड लॉ है चार्ल्स लॉ की बात करते हैं जी। और इसको फ्रेंच फिजिस्ट आपके पास है चार्ल्स, इन्होंने 1870 में इंट्रोड्यूस करवाया था, फॉर्मुलेट किया था इसको। और ये बेसिक ये भी गिवन मैथ्स ऑफ गैस के लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर था और यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट प्रेशर है। इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है तो पीछे आपके पास क्या है बेटे, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बन जाएगा। तो इसने कहा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, और हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसके लिए फिर आप कांस्टेंट रखेंगे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए। इस टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो v ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बन गई जी, v ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसी तरह से v और t का आप ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, अब ये डायरेक्ट रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। जैसे ये एक पॉइंट आप ले लें जी, इसको आप क्या कह सकते हैं v1 t1, ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा v2 t2 सिमिलरली। और इसी तरह से इस साइड पे आपके पास ये पॉइंट्स वॉल्यूम, ये v1 है ये v2 है और इसी तरह से ये t1 है जी और इसी तरह से ये t2 है। ओके, और इसी तरह से इनका रिलेशन बन जाएगा v1 ओवर t1 इज इक्वल टू v2 ओवर t2। तो ये इक्वेशन किसकी है, चार्ल्स लॉ की, जो कि क्या कह रहा है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। ओके, तो ये आपके पास है। तो ये जस्ट शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए, लॉन्ग में नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड आपके पास है जोसेफ लुसाक्स लॉ, ठीक है। जोसेफ लुसाक्स लॉ क्या कहता है हमें, इसने बेसिकली किसको कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। पहले आपने देखा प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसमें आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है। मतलब एक चीज कांस्टेंट रहनी है और दो के बिटवीन जो रिमेनिंग तीन वेरिएबल्स का हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक साथ, तो एक अगर कांस्टेंट है तो बाकी दो के बिटवीन रिलेशन होगा। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसने कहा था कि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। और मतलब प्रेशर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। और फिर आप इस कांस्टेंट पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T। अब T को इधर डिवाइड कर दें तो P ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये लुसाक्स लॉ की आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और इसी को अगर आपने दो पॉइंट, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। बुक ने कोई दो पॉइंट लिए, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और फिर इसमें क्या आ जाएगा, दो पॉइंट ही हैं, जैसे ये P1 T1 है, ये P2 T2 है, तो P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। सिमिलरली ये इक्वेशंस आपके तीनों के लिए बन जाएंगी। तो ये जस्ट आपने इनकी मैथमेटिकल फॉर्म, इनका रिलेशन एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, ठीक है। और किसने कब प्रेजेंट किया ये भी आपने याद रखना है। अब जो थर्ड चीज यहाँ पे डिस्कस की है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, अब स्टूडेंट दो ऑब्जेक्ट हों जो कि दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें कि आप एक कप ऑफ टी को, जैसे आजकल का रूम टेम्परेचर आपके पास क्या है, तकरीबन 10 से 15 की रेंज में है, ठीक है। तो ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस की रेंज में आपके पास रूम टेम्परेचर है। इसमें आप एक कप ऑफ टी को रख दें कुछ टाइम के लिए और उसका टेम्परेचर क्या होगा, 90 प्लस ही होगा। जैसे आप उसको रखेंगे तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद
वो चाय आपकी ठंडी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट फ्लो हुई है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है। अब कब तक यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट होगा कॉफी से या चाय से, कब तक हीट रूम में मूव करती रहेगी, सराउंडिंग में जाती रहेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो जाता। मतलब जितना रूम का टेम्परेचर है उतना ही चाय का टेम्परेचर हो जाएगा, तो फिर वो दोनों बॉडीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगी। मतलब दोनों का जो फ्लो ऑफ हीट है वो रुक जाएगा। कब तक हीट फ्लो करती है, पहला पॉइंट आपने याद रखना है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। और कब तक फ्लो करेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जब तक दोनों सेम होंगे तो उसका मतलब बोथ बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, ये टू बॉडीज आर एट अ सेम टेम्परेचर, जब दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे और उनकी थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो वो किस में होंगे जी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर सेम है तो फ्लो ऑफ हीट रुक जाएगा, बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और इसी की आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है आप कॉफ़ी की, और कॉफ़ी इज हॉटर देन अ स्पून, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर जैसे टाइम पास होता है और क्या होगा कि स्पून का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, कॉफ़ी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और बोथ इन थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएंगे और फ्लो ऑफ हीट यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब फ्लो ऑफ हीट रुक गया, बोथ बॉडीज एट सेम टेम्परेचर, देन द बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये स्टूडेंट थे आपके पास गैस लॉस और थर्मल इक्विलिब्रियम। होपफुली आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।